दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द विलेज चीफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? चीफ का मतलब होता है कोई मुखिया, सरपंच, उसे चीफ कहा जाता है। द विलेज चीफ का मतलब हुआ कि गांव का मुखिया या गांव का प्रधान, गांव का सरपंच। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there ruled a king whom all his subjects loved and respected। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रूल, RULE, रूल का मतलब होता है राज करना, मतलब कि शासन करना। और सेकंड फॉर्म है रूल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर रूल्ड अ किंग, एक राजा शासन करता था। होम, जिसे, ऑल हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, जिसे उसकी सारी प्रजा लव्ड, प्यार करती थी, एंड रिस्पेक्टेड, और सम्मान करती थी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक समय की बात है, एक राजा शासन करता था जिसे उसकी सारी प्रजा प्यार करती थी और सम्मान करती थी। द किंग हैड अ क्लेवर मिनिस्टर हु प्लीज्ड हिम वेरी मच। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। द किंग हैड ए क्लेवर मिनिस्टर। क्लेवर का मतलब चालाक। राजा के पास एक चालाक मंत्री था। हु प्लीज्ड हिम वेरी मच। और दोस्तों, प्लीज़ का मतलब था खुश रखना, खुश करना। और यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हु प्लीज्ड हिम वेरी मच, जो उसे बहुत खुश रखता था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द किंग हैड ए क्लेवर मिनिस्टर हु प्लीज्ड हिम वेरी मच। मतलब राजा के पास एक चालाक मंत्री था जो उसे बहुत खुश रखता था या जो उससे बहुत खुश था। टू शो हिज अप्रिसिएशन द किंग अपॉइंटेड हिम चीफ ऑफ अ रिमोट विलेज। और दोस्तों, अप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी तरह की तारीफ, प्रशंसा। और ये नाउन है। अप्रिशिएट मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। और ये अप्रिसिएशन ये नाउन है और अप्रिशिएट जो है वर्ब है। तो फिलहाल यहाँ पर नाउन का यूज़ किया गया है। टू शो हिज अप्रिशिएशन, शो मतलब दिखाना, अपनी प्रशंसा को दिखाने के लिए, अपने तारीफ को दिखाने के लिए। द किंग अपॉइंटेड हिम, अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, सेकंड फॉर्म अपॉइंटेड। राजा ने उसको नियुक्त कर लिया चीफ ऑफ अ रिमोट विलेज। रिमोट विलेज का मतलब होता है कि दूरस्थ गांव। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि टू शो हिज अप्रिसिएशन, अपनी प्रशंसा को दिखाने के लिए। द किंग अपॉइंटेड हिम चीफ ऑफ अ रिमोट विलेज, राजा ने उसे एक दूरस्थ गांव का मुखिया नियुक्त कर दिया, मतलब एक दूरस्थ गांव का सरपंच उसको नियुक्त कर दिया। द ड्यूटी ऑफ द चीफ वॉज टू रिप्रेजेंट द किंग एंड कलेक्ट द किंग्स टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो वाक्य है यहाँ वॉज टू का यूज़ किया गया है। वो ये जो वाक्य है ये पास्ट फोर्स एक्शन सेंटेंस है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि
किसी व्यक्ति को कोई काम करने मतलब की अपेक्षा की जाती थी किसी से, तो ऐसे वाक्यों में वॉज टू या फिर वर टू का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी का प्रतिनिधित्व करना। तो क्या अर्थ हुआ, द ड्यूटी ऑफ द चीफ वॉज टू रिप्रेजेंट द किंग, मतलब जो ड्यूटी थी, जो काम था चीफ का, मुखिया का, वो था वॉज टू रिप्रेजेंट द किंग, राजा का प्रतिनिधित्व करना। एंड कलेक्ट द किंग्स टैक्सेस, और राजा का जो टैक्स था, उसको कर था, उसको वसूल करना फ्रॉम द विलेजर्स, गांव वालों से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो काम था इस चीफ का वो ये था कि वो राजा का प्रतिनिधित्व करे, और जो टैक्स है, राजा का टैक्स है, वो विलेजर से, गांव वालों से उसको वो वसूले। आगे देखिए, बिफोर लॉन्ग मतलब बिफोर लॉन्ग द चीफ वॉज कम्प्लीटली एक्सेप्टेड बाय द विलेजर्स, और बिफोर लॉन्ग मतलब काफ़ी पहले, द चीफ वॉज कम्प्लीटली एक्सेप्टेड बाय द विलेजर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। तो क्या अर्थ हुआ, बिफोर लॉन्ग मतलब बहुत पहले, द चीफ वॉज कम्प्लीटली एक्सेप्टेड बाय द विलेजर्स, मतलब जो मुखिया था वो गांव वालों के द्वारा पूरी तरह से उसको स्वीकार कर लिया गया। सिंस क्योंकि ही हैड बीन सेंट बाय द किंग दे रिस्पेक्टेड हिम हाईली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। सेंड मतलब भेजना और थर्ड फॉर्म सेंट। तो इसका क्या अर्थ हुआ, सिंस ही हैड बीन सेंट बाय द किंग, क्योंकि उसे राजा के द्वारा भेजा गया था, दे रिस्पेक्टेड हिम हाईली, वे उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, क्योंकि उसे राजा के द्वारा भेजा गया था, दे रिस्पेक्टेड हिम हाईली, वे उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। दे केम टू ट्रस्ट हिम, मतलब वे उस पर भरोसा करने लगे, एज मच एज इफ़ ही हैड बीन बॉर्न अमंग दैम, जैसे कि वह उनके बीच में ही उसने जन्म लिया हो। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, दे केम टू ट्रस्ट हिम एज मच एज इफ़ ही हैड बीन बॉर्न अमंग दैम। अमंग मतलब उनके बीच में, मतलब वो उसका उतना सम्मान करने लगे कि जैसे उसका जन्म उन लोगों के बीच में ही हुआ हो। चलिए आगे देखिए, द क्लेवर चीफ वॉज ऑल्सो वेरी ग्रीडी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। GREEDY ग्रीडी, ये दोस्तों एडजेक्टिव है, नोट कर लीजिए। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो क्या अर्थ हुआ, द क्लेवर चीफ वॉज ऑल्सो वेरी ग्रीडी। ऑल्सो मतलब भी, क्या अर्थ हुआ, द क्लेवर चीफ वॉज ऑल्सो वेरी ग्रीडी मतलब चालाक सरपंच या कह सकते हैं चालाक मुखिया बहुत लालची भी था। कलेक्टिंग द किंग्स टैक्सेस वॉज नॉट इनफ रिवॉर्ड फॉर हिम। तो क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। तो क्या अर्थ हुआ कि कलेक्टिंग द किंग्स टैक्सेस वॉज नॉट इनफ रिवॉर्ड फॉर हिम, मतलब कि राजा के टैक्स की वसूली करना उसके लिए पर्याप्त इनाम नहीं था। ही बी फ्रेंडेड अ गैंग ऑफ बैंडिट्स हु वॉन्टेड टू रॉब द विलेजर्स ऑफ देयर वेल्थ। दोस्तों आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। बी फ्रेंड का मतलब होता है किसी से मित्रता करना, दोस्ती करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सेकंड फॉर्म में बी फ्रेंडेड। ही बी फ्रेंडेड अ गैंग ऑफ बैंडिट्स, उसने एक डाकुओं के गैंग से, समूह से दोस्ती कर ली। हु वॉन्टेड टू रॉब द विलेजर्स ऑफ देयर वेल्थ, जो गांव वालों की संपत्ति को लूटना चाहते थे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने डाकुओं के एक समूह से, गैंग से उसने दोस्ती कर ली जो गांव वालों की संपत्ति को लूटना चाहते थे।
he thought of a plan to make himself rich by helping the bandits। दोस्तों think मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म में thought, और ये past indefinite का ही वाक्य है। he thought of a plan, उसने एक योजना के बारे में सोचा। to make himself rich, अपने आप को, खुद को अमीर बनाने के लिए। by helping the bandits, डाकुओं की मदद कर कर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने डाकुओं की मदद कर कर खुद को अमीर बनाने के लिए एक योजना सोची। आगे देखिए। द चीफ सेड टू द रॉबर्स, जो चीफ था, सरपंच था, उसने रॉबर से, डाकुओं से कहा, आई विल टेक ऑल द विलेजर्स टू द फेयर ऑफ द अदर विलेज अक्रॉस द जंगल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब होता है ले जाना। तो उसने, द चीफ सेड टू द रॉबर्स, सरपंच ने डाकुओं से कहा, आई विल टेक ऑल द विलेजर्स टू द फेयर ऑफ द अदर विलेज अक्रॉस द जंगल। फेयर का मतलब होता है मेला। तो उसने क्या कहा डाकुओं से कि मैं ऑल द विलेज, मैं सारे गाँव वालों को जंगल के पार दूसरे गांव में जो मेला है, टू द फेयर ऑफ द मतलब दूसरे गांव के मेले में ले जाऊंगा। दिस विल बी ईजी फॉर मी, ये मेरे लिए आसान होगा। सीन्स, क्योंकि दे ट्रस्ट मी एज वन ऑफ देयर ऑन, क्योंकि वह मुझ पर भरोसा करते हैं। एज वन ऑफ देयर ऑन मतलब कि वो मुझे अपना खुद का मतलब मुझे अपना खुद का मानते हुए वो मुझ पर भरोसा करते हैं। आई विल कीप दैम बिजी फॉर द डे, मैं उन्हें पूरा दिन व्यस्त रखूँगा। वाइल यू इन्वेड द विलेज, इन्वेड का मतलब हमला करना, वाइल यू इन्वेड द विलेज, और इस दौरान तुम गांव पर हमला करना। एंड रॉब एवरीथिंग ऑफ वैल्यू, और मतलब किसी जो भी वैल्यू की कोई भी मूल्य की चीज़ होगी उसको तुम उसको लूट लेना। आई विल मेक दैम बीट द ड्रम्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ फोर्सफुली क्रिया करवाए। तो उसने क्या कहा, आई विल मेक दैम बीट द ड्रम्स, मैं उनसे ढोल बजवाऊंगा। ऑन आर वे बैक टू द विलेज, जब हम गाँव वापस आएंगे तो मैं उनसे ढोल बजवाऊंगा। कैरी एवरीथिंग अवे, कैरी मतलब ढोना, ले जाना, एवरीथिंग अवे मतलब हर चीज़ ले जाना। बिफोर आई कम बैक विद दैम मतलब मेरे उनके साथ वापस आने से पहले हर चीज़ को ले जाना। इन रिटर्न, और बदले में, यू मस्ट गिव मी हाफ ऑफ ऑल द लूट, आपको अवश्य ही मुझे लूट का जो आधा हिस्सा है वो मुझे देना होगा। द बैंडिट्स अग्रीड, अग्री मतलब सहमत होना, जो डाकू थे वो तैयार हो गए, सहमत हो गए। एंड अ डे वॉज सेट, और जो एक दिन था उसको सेट किया गया, उसको तय किया गया। चलिए आगे देखिए। When the day arrived, the chief assembled all the villagers and led them to the fair of the other village across the jungle। क्या अर्थ हुआ, when the day arrived। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अराइव का अर्थ होता है आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड। when the day arrived मतलब जब वो दिन आया। the chief assembled all the villagers, assemble मतलब इकट्ठा करना। सरपंच ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। एंड लेड दैम, लीड मतलब ले जाना, सेकंड होम लेड, एंड लेड दैम और उनको ले गया। टू द फेयर ऑफ द अदर विलेज, दूसरे गांव के जंगल में। अक्रॉस द जंगल, जंगल के पार। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, जब वो दिन आया तो सरपंच ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें वो जंगल के पार दूसरे गांव के मेले ले गया। अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लान योजना के अनुसार। द बैंडिट्स एंटर्ड द अनप्रोटेक्टेड विलेज, अनप्रोटेक्टेड का मतलब होता है असुरक्षित, ये एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ कि योजना के अनुसार द बैंडिट्स एंटर्ड द अनप्रोटेक्टेड विलेज, डाकुओं ने असुरक्षित गाँव में जो कि अनप्रोटेक्टेड था उसमें उन्होंने प्रवेश किया। इट जस्ट सो हैपेंड, और ऐसा हुआ दैट ऑन दैट वेरी सेम डे, उसी दिन अ ट्रैवलिंग मर्चेंट केम टू द विलेज टू ट्रेड हिज गुड्स। ट्रैवलिंग मर्चेंट का मतलब होता है ऐसा व्यापारी जो घूम घूम कर अपने सौदे को बेचता है, कोई भी व्यापार करता है उसको ट्रैवलिंग मर्चेंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, इन इट जस्ट सो हैपेंड कि ऐसा हुआ दैट ऑन दैट वेरी सेम डे, उसी दिन अ ट्रैवलिंग मर्चेंट केम टू द वैली, जो एक ट्रैमगिल मतलब जो घुमक्कड़ व्यापारी था, केम टू द विलेज वो गाँव आया। टू ट्रेड हिज गुड्स, अपने सामान का, अपनी वस्तुओं का व्यापार करने के लिए। आगे देखिए।
व्हेन ही सॉ द बैंडिट्स ही स्टेड आउट ऑफ द साइट। और ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। व्हेन ही सॉ द बैंडिट, जब उसने डाकुओं को देखा। ही स्टेड आउट ऑफ द साइट, वो उस दृश्य से, वो उस नज़ारे से दूर रहा। फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और हाइडिंग मतलब छुपना, और अपने छुपने वाली जगह से। ही सो, उसने देखा। दैट की द बैंडिट्स स्टोल एवरीथिंग, जो डाकू हैं वो डिस्टोल, और ये स्टील की सेकंड फॉर्म, स्टील मतलब चुराना, सेकंड फॉर्म स्टोल। उसने अपनी छुपने की जगह से देखा है। दैट द बैंडिट स्टोल एवरीथिंग ऑफ वैल्यू, की जो डाकू हैं उन्होंने जो भी मूल्यवान चीज़ है उसको उन्होंने चुरा लिया। दे कुड फाइंड, जो भी उन्हें मिली। दे एट वट एवर फूड वॉज देयर इन द हाउसेस, और ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ? दे एट वट एवर फूड वॉज देयर इन द हाउसेस, जो भी घरों में खाना था, भोजन था, वो उन्होंने खा लिया। एंड ऑल्सो किल्ड मैनी हार्मलेस एनिमल्स, और उन्होंने कई हानि रहित एनिमल्स जो थे, मतलब जो नुकसान ना पहुंचाने वाले पशु थे, जानवर थे, उन्होंने उनको मार दिया। आफ्टर क्रिएटिंग अ कंप्लीट मैस, और पूरी तरह से एक कंप्लीट मैस करने के बाद, आफ्टर क्रिएटिंग कंप्लीट मैस, और पूरी तरह से कंप्लीट मैस मतलब कि तबाही करने के बाद, इन द विलेज, गाँव में, द गैंग कलेक्टेड ऑल देयर स्टोलन गुड्स, जो गैंग था, समूह था, उसने उनके सारे जो चुराई हुई वस्तुएं थी, गुड्स थी, उसको उनको उन्होंने इकट्ठा किया। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कि दिन के अंतिम समय में, द चीफ ऑर्डर्ड, जो चीफ था, मुखिया था, ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, द विलेजर्स, गांव वालों को, ग्रामीणों को, टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़, कि वो बहुत ज़्यादा शोर करें, बाय बीटिंग द ड्रम्स, ढोलों को बजाकर, ढोलों को पीट कर, एज दे वॉकड बैक, और जब वो वापस चले, टूवर्ड्स द विलेज, गाँव की तरफ। आगे देखिए, ऑन हियरिंग द साउंड, हियर मतलब सुनना, और ये फोर्थ फॉर्म है। ऑन हियरिंग द साउंड मतलब कि आवाज़ को सुनकर, ऑफ द बीटिंग ड्रम्स मतलब कि बजते हुए ढोलों की आवाज़ों को सुनकर, द बैंडिट्स मेड देयर एस्केप, जो डाकू थे, मेड देयर एस्केप, वो वहाँ से भाग गए। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है। तो मैं कोशिश करूँगा जो इसका सेकंड पार्ट है उसको कल कवर किया जाए, और कल के पार्ट में ये स्टोरी पूरी तरह से कवर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आज की एक कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो मेरा पढ़ाने का प्रयास, आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बताएं, और यदि आप सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।